ये कहानी मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार अजय जायसवाल जी की इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, डायरेक्टर सोहेल खान, स्पेशल अपीयरेंस सलमान खान, म्यूजिक डब्बू मलिक की अनाउंसमेंट फिल्म इन्फॉर्मेशन ट्रेड गाइड में आई थी। क्या बात है। और वो पिक्चर बनी। डब्बू जी, जब अमाल और अरमान ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो कईयों ने दबी जबान में बोला कि बच्चों के जरिए डब्बू जी अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह वाओ। फिल्म इंडस्ट्री का वो एक कड़वा सच जो हर नए कलाकार को आने से पहले पता होना चाहिए। हमने सुना था कि जिसका कोई नहीं होता उसका सलमान खान फैमिली होती है इस इंडस्ट्री में। Hi, this is Dabbu Malik and you are watching me on the podcast with Mr. Ajay Jaiswal and it is called फलसफा। फलसफा का मतलब ये है कि बहुत सारी कहानियां। पहला एक ऐसा शो है जिसमें मैंने बड़े दिल से बात किया है, तो मत भूलिएगा देखने के लिए फलसफा बाय अजय जायसवाल। May God bless you, be happy guys। नमस्कार, स्वागत है आपका फलसफा पर। फलसफा, जहां बातें सिर्फ कहानियों की नहीं, उनके पीछे छुपे फलसफे की होती है। इतिहास अक्सर उन्हें याद रखता है जो मंजिल पर झंडा गाड़ते हैं, लेकिन कला की दुनिया में असली कहानियां उनकी होती है जो एक विशाल बरगद के पेड़ के साए में रहकर भी अपनी एक अलग जड़ जमाने में हिम्मत रखते हैं। एक ऐसा घर जहां सुबह की शुरुआत शास्त्रीय सुरों में होती थी और रात धुनों के बनने बिगड़ने में गुजरती थी। पिता संगीत के शिखर पर, भाई बॉलीवुड का सबसे बड़ा हिटमेकर। ऐसे माहौल में एक इंसान के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो उस विरासत के बोझ तले दब जाए या फिर अपनी एक अलग नई कहानी लिखे। इन्होंने कैमरे के सामने महाभारत के भीष्म के रूप में अपनी शुरुआत की, पर्दे पर अभिनय का लोहा मनवाया और फिर एक दिन चुपचाप सब छोड़कर संगीत के उस खाली कागज पर लौट आए जहां उनका अपना फलसफा उनका इंतजार कर रहा था। थोड़ा सा प्यार हुआ है, जैसे नगमों से दिलों को छूने वाले और आज के दौर के दो सुपरस्टार्स, अमाल और अरमान मलिक के सबसे बड़े गुरु, मेंटर और पिता, डब्बू मलिक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है डब्बू जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, शायद अब तक तो नहीं था, लेकिन आपकी इस इंट्रोडक्शन के बाद खुद पे थोड़ा सा गर्व होने लगा है। आपकी लेगेसी इतनी बड़ी है, जहां इतने बड़े संगीतकार, आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, आपने खुद इतना संगीत दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका बचपन कैसे, कहाँ बीता? अरे बाप रे, आप वो कहानी सुनना चाहते हैं? जी। एक जगह थी जुहू पर। जुहू हमारे बम्बई में एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी थी, उसका नाम था यूनिटी कंपाउंड। ओके। वहाँ पर मतलब वो हमारा जन्म स्थल था, मतलब वहाँ पर हम पैदा हुए। बॉम्बे हम सही माने में मुंबई कर महाराष्ट्रन है। एंड उस वक्त तक आई थिंक बाय 1967 या 68 सो पापा का कैरियर तो 50s में स्टार्ट हो गया था, 53 54 में। आई थिंक बाय 68 he was actually out of business and out of work. Okay. So I think he had fallen on bad times. So slowly वहीं उसी जगह पर हमने उस सोसाइटी जो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी 50s एंड 60s में, अर्ली में, वो 70s तक पहुंचते पहुंचते जब तक हम बड़े हुए, 12-15 साल के जब तक हुए, तब तक वो बहुत ही डिटेरियोरेट हो गया था। एंड इट वॉज अ वेरी टॉक्सिक एंड वेरी डाउन मार्केट एरिया। ओके। वहाँ पर हम लोगों को अपने माँ बाप के प्यार के अलावा और कुछ नहीं मिला। अच्छा। एक इमोशनल फादर जो एक संगीत की दुनिया से कनेक्टेड था, जिसने बहुत बड़ी हार देखी अपनी लाइफ में, और एक माँ अपने पति के इस फॉल को देखते हुए बहुत हताश थी और 3 बच्चों को बड़ा करना था। हसरत जयपुरी की बहन, बड़े नामों से जुड़े हुए लोग, लेकिन इन रियलिटी इट वाज द वर्स्ट टाइम इकोनॉमिकली। तो बात एक्चुअली सैड नहीं है ये कि मैं उस चीज़ के बारे में कोई उसकी अपने दर्द को रोमांटिसाइज करूं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक पेनफुल समय था, एक बहुत ही
मैं समझता हूँ बहुत ही लो लेवल तक हमारी फैमिली पहुँच चुकी थी। तो 15 साल, मैं अपनी कहानी कह रहा हूँ, अपनी फैमिली की कहानी एक बैकड्रॉप है, लेकिन मेरी अपनी कहानी ये है कि 15 साल की उम्र में मैंने फिर अपने आप को 10th पास करके ये बोला अपने आप को कि घर पे पैसे लाने पड़ेंगे, कमाना पड़ेगा। और सबका घर का लाडला था, छोटा था, सॉफ्टी था, और ये किसी ने सोचा नहीं था, मेरे भाई अनु मलिक ने भी नहीं सोचा होगा कि सबसे पहले नौकरी करने वाला मैं होऊंगा इस घर में। और फिलिप्स की एक कंपनी में एक रॉड कॉपर के होते थे, उन पे तारे लगाई जाती थी कॉपर की, और 2 पोल्स अटैच किए जाते थे। तो मुझे वहाँ पे नौकरी मिल गई और पहला जॉब था मेरा। मैंने 8 घंटे में ये सीख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि महीने के ख़त्म होते मुझे 600 रुपये तक मिल जाएंगे। तो मेरी एक्साइटमेंट उस पैसे को थी, तो मुझे काम सीखना था। और पापा ने हमको कभी संगीत सिखाया नहीं, ये अच्छा। एक पैराडॉक्स है। नानू भाई को सिखाया, ना मुझे सिखाया, ना वो संगीत से हमें दूर ले जाना चाहते थे। अच्छा। एजुकेशन की तरफ हमको लेके चले गए कि भाई पढ़ो लिखो आराम से और नौकरी करो ज़िंदगी में, बिकॉज तब तक वो बहुत हताश हो चुका था। तो ये मेरी पहली जॉब थी, और यहाँ से मेरी एक्साइटमेंट शुरू हुई कि पैसा कमाया जा सकता है। और आज भी मेरी पैसे को लेके एक बहुत बड़ी वीकनेस है, और पैसा इंस्पायर करता है मुझे। अच्छा। कि रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, शोज़ करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो एक जो नींव डल गई थी इनसिक्योरिटी की, वो आज तक गई नहीं। वो कहीं ना कहीं छुपी हुई और कभी कभी बार बार आती है। कभी कभी मुझे खाना खाते हुए भी डर लगता है, तो मैं अकेले छुप के खाता हूँ, किसी के सामने नहीं खाता हूँ। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ ऐसा हो चुका है। मैंने जब जावेद अख्तर साहब का वो सीरीज़ देखा था, तो जावेद साहब की कुछ कहानियाँ जब मैंने सुनी तो कहीं मैं रिलेट कर सका था। अच्छा, अब कहानी ये होती है कि समटाइम्स कि आपकी जो प्रोफाइल होती है और आपकी जो डिग्निटी होती है ना, वो आपके अपने मुसीबतों और गरीबी को रोमांटिसाइज नहीं करने देती। करेक्ट। आप सरदार मलिक के बेटे हैं, हसन जयपुरी के भांजे हैं, तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है? ठीक है, 2 इतने बड़े नाम। आने वाली जिंदगी के अंदर फिर ऐसा भी हुआ। अच्छा, पहले उस कहानी पे जाते हैं कि जब नौकरी की और जब वो पहली सैलरी मुझे मिली, तो एक्साइटमेंट मुझे एक ही चीज़ थी कि चॉकलेट एक्लेयर करके आता था मोन्जनीस का। अच्छा। हाँ, वो मेरे भाई को, अनु को बहुत पसंद था। तो मेरी सबसे बड़ी फिराक ये थी कि पूरा डोनेट और वो चीज़ अपने भाई के लिए लेके जाऊं। और अपने पापा के लिए पहला शू मैंने खरीदा था। क्या बात है। तो कि पापा के पास अच्छी स्टैंडर्ड के शूज़ नहीं थे, तो वो मेरी एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा। फिर ये जॉब्स होते होते मैं एक सेल्समैन बना। सेल्समैन से फिर मुझे मौका मिला टू मीट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वहाँ से मैंने इंस्ट्रूमेंट खरीदने शुरू करके उनको हायर पे देना शुरू किया। संगीत से जुड़ना चाहता था विदाउट नोइंग म्यूजिक, कि दिल में धुनें बज रही थी, दिल में गाने बज रहे थे, लेकिन मैं कभी साजिंदा नहीं बन सका, कभी रिदमिस्ट नहीं बन सका। तो क्या करता मैं, कैसे पहुंचूं पंचम दा के? तो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने शुरू किए कि उनको हायर करूंगा। तो एक मिक्सर, सीमेंट ड्रम, और किसी तरह भी दोस्तों से इससे उससे लोन लेके मैं म्यूज़िक सेंटर तक पहुंच गया। फिल्म सेंटर पहुंचा, पंचम दा की रिकॉर्डिंग्स में कहीं कोने में खड़ा रहता था। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म थी अंधा कानून, उसके अंदर एक बैकग्राउंड स्कोर था जो प्यारे जी कर रहे थे, उसमें मेरे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लगने लगे। तो संगीत से जुड़ने लगे हम लोग। और ऐसा भी समय देखा है कि दोनों भाई छुप छुप के जा रहे हैं महबूब स्टूडियो में कि कहीं हमें एंट्री मिल जाए। अच्छा। और भाई की उम्र 19 साल की, मेरी 14 साल की, कि चलो इस स्टूडियो में चले जाएंगे, उस स्टूडियो में चले जाएंगे। ऐसा बहुत देखा। हालांकि उनकी स्ट्रगल बहुत भयंकर थी, उन्होंने बड़ी मेहनत की अपने लाइफ में बनाने के लिए। मेरा ऐसा था कि मुझे म्यूज़िक से कुछ लेना देना था ही नहीं, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं करूँगा। और छुपके से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अन्नू जो है वो हमारे घर का सबसे टैलेंटेड आदमी है और वही आगे लेके जाएगा इस लेगेसी को। तो हम सब लग पड़े, सब चुप हो गए और वो म्यूज़िक में वो चल पड़े। बड़ी शिद्दत की उनकी मेहनत थी और मैं इंडिपेंडेंटली उस तरह चलता रहा कि भाई किसी तरह घर में पैसे आएँ, किसी तरह मैं खाऊँ। तो 19-20 साल की उम्र तक मैं सेल्समैन की जॉब तक पहुँच ही गया। अच्छा। उसके बाद पूरी कहानियाँ चली, फिर मैंने एक्टिंग की, थिएटर किया, उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्लेस किए, खिलैया किया, अश्वत्थामा किया, इप्टा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। बाजीगर में भी आपने? फिर तिरंगा, बाजीगर, बेटा हो तो ऐसा, महाभारत, ये सारी चीज़ें एज एन एक्टिंग मैंने की। बाजीगर का खाली एक जो मुझे समझ आता है कि मुझे साइन तो किया गया था एज वन ऑफ द
मेन लीड्स। अच्छा। ठीक है, जिसमें मेरा एक गाना था जो पंकज उधास जी ने गाया था, छुपाना भी नहीं आता, जो एक डांस पोर्शन में बदल गया, बैकग्राउंड डांस पोर्शन। छुपाना भी नहीं आता, उसने बाद में उन्होंने गा दिया। विनोद राठौड़ ने गाया, विनोद पहला एक पंकज उधास ने गाया था। तो पंकज उधास वाला जो गाना था वो हाँ। मुझ पे और शिल्पा पे शूट होने वाला था एज अ बैकग्राउंड सॉन्ग। अच्छा। वो नहीं हुआ। तो कहीं मुझे लगता है कि सीन्स तो मेरे और शिल्पा शेट्टी और मेरे और काजोल और शाहरुख के बीच में ही थे, लेकिन वो गाना नहीं होने से मेरा जो मयार था फिल्म के अंदर वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गया। तो स्क्रिप्ट में था हाँ आपको जब स्क्रिप्ट सुनाई गई? हाँ, मतलब मुझे लगा था कि ये गाना मुझ पे शूट होगा, बिकॉज पंकज उधास पे गाना गवाया गया था। अल्टीमेटली वो गाना फिर विनोद राठौड़ पे और फिर सिद्धार्थ और काजोल पे क्लाइमेक्स में शूट हुआ था। मेरी फीलिंग ये है कि अगर वो गाना आ जाता शायद तो मेरी पोजिशनिंग बेटर होती। लेकिन मैं फ्रैंकली बताऊं कि जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाता था तब मुझे महसूस होता था कि यार ये मेरी जगह है, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। और एक्टिंग का मेकअप होता था और मैं वो लाइटें आ जाती थी और ये सारी चीज़ें होती थी, 8 घंटे वेट कर रहे हैं ऑल दैट। तो मुझे लगा कि शायद मेरे में पैशन ही नहीं है ऐसा, बट फिर भी मैंने बड़ा ट्राई किया। और सबसे बड़ी जोक की बात यह है कि हिमेश रेशमिया के घर पहुंचे हम अपनी फोटोग्राफ्स लेके, कि उनका एक सीरियल बन रहा था अंदाज। हाँ, तो मैंने बोला, उसमें राजेंद्र कुमार जी भी थे, तो मतलब सर अगर हो सके तो मतलब मैं भी चाहूँगा कि आप मुझे बतौर एक्टर लॉन्च करें। और फेट देखिए, 2000 में मैं राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में पहुंचा। वहाँ पर मैं रजत बरजात्या जी के साथ मैं मिलना चाहता था एज एन एक्टर ओनली। तो 3-4 घंटे तक मुझे अंदर नहीं बुलाया गया, तो मैं उस ऑफिस के अंदर बैठा था। अच्छा। वो जो गुप्ता जी के बाहर जो एक वेटिंग एरिया है, और वहाँ मुझसे गाने बनने शुरू हो गए। पता नहीं क्या मौजज़ा था। अच्छा। और पहला मुखड़ा मैंने लिखा, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके बस तेरी हाँ, ये मेरा मुखड़ा लिखा हुआ। आगे फिर फैज़ भाई ने इसको मुकम्मल किया और वो ट्यून मैंने बनाई वहाँ पे। उसी जगह पर बैठे बैठे दूसरा गाना मैंने बनाया, बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। तो मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ और वहाँ पर एक मलाइका अरोरा और अरबाज खान का कोई पोस्टर था, कोई ढोला रे ढोला का कोई गाना, उनका इंडिपेंडेंट सिंगल का कोई पोस्टर था। तो उस पोस्टर को देख के मैंने ये गाना बनाया। अब वो 2 गाने जब बन गए और जब मुझे मीटिंग के लिए जब अंदर बुलाया गया तो रजत जी ने बोला हाँ बताइए क्या 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 करना है, किसी चीज़ें। उस वेटिंग एरिया से उस ऑफिस के रूम तक पहुंचते पहुंचते मेरे मन में आया, नहीं करना है यार एक्टिंग। अच्छा, सडन एक्टिंग नहीं करनी, ये मेरा क्लब मेरे लिए नहीं है। तो अंदर गया तो मैंने वो पिक्चर जो थी वो ऐसे दबा के रख दी। तो बोला बोलिए। बोले आपके सीरियल में अगर कोई गाना बनाने के लिए कुछ होगा रजत जी बता देना। तो वो नाराज़ हो गया एक्चुअली। बोले यहाँ पर आर्टिस्ट की ऑडिशन चल रही है, तो आपने ये टाइम क्यों यूज़ किया अगर म्यूज़िक का ही काम था। बोले हाँ सर गलती हो गई। और मैं उठ के रिजेक्ट करके खुद को ही चला गया, किसी को नहीं रिजेक्ट किया, खुद को रिजेक्ट करा। वहाँ से पहुँचा मैं, एक बस होती है जो डायरेक्टली वहाँ से बांद्रा पहुँचती है प्रभा देवी से। हमने सुना था कि जिसका कोई नहीं होता उसका सलमान खान फैमिली होती है या सलीम खान होते हैं इस इंडस्ट्री में। पता नहीं क्या थॉट था और मैं आज तक नहीं मिला था उन लोगों को। अच्छा। तो मैं चला गया गैलेक्सी, मेरे को किसी ने रोका नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे गया तो दरवाज़ा भी खुला था, वहाँ पे भी किसी ने रोका नहीं। मैंने ऐसे किवाड़ खोली और जैसे किस्मत होती है वहाँ पे सलीम अंकल खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा, कौन हो? बोले सर मैं डब्बू मलिक हूँ। सरदार मलिक के बेटे हो क्या? अच्छा। अब सोचो कि उनका दरवाज़ा खुला था, वो डाइनिंग, आज तक मैं समा नहीं भूलता कि मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत कैसे की। सुना है कि उनका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता लोगों के लिए, हमेशा खुला रहता है। खुला ही रहता तो मैंने खोल दिया और वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने इतने प्यार से मुझे बुलाया, बोलते तुम जानते हो तुम्हारे पापा की 5 फिल्में में जिसमें म्यूजिक था उसका हीरो मैं था। अच्छा। और वहाँ से कहानी जो शुरू हुई और जो उन्होंने मुझे गाइडेंस म्यूजिक की तरफ दिया, रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब उस एक मीटिंग ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। उन्होंने बोला कि, और वो गाने जो मैंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन बनाए उनको सुनाए तो बोला तो कमाल के गाने हैं। और उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उसके 15 दिन के बाद मैंने दिल तुझको दिया गा, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। आप सोचियो, मैंने दिल तुझको दिया कि म्यूजिक के लिए
हिंदुस्तान का बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का जो 25 लोगों का लोग है वो ऑफिस में बैठा है जीएस एंटरटेनमेंट के, और एक बच्चा जिसने आज तक कभी संगीत किया ना हो उसको बोला जाए कि मैंने दिल तुझको दिया का सोलो म्यूजिक आप रिकॉर्ड करेंगे। क्या बात है। अब ये मौजज़ा नहीं तो क्या है? जैसा मैं कहता हूँ ये ऊपर वाले का एहसान है, माँ बाप की दुआएं। तो मैंने घबरा कर उनको ये बोला, सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और मुझे आज तक वो शब्द नहीं भूला सोहेल भाई का। बोले जो इंसान ये कह सकता है ना कि उसे कुछ नहीं आता, तो उसे सब आता है। मेरा सपोर्ट है तुझे, तू कर। क्या बात है। और आप सोचो वो अपने शिखर, और उस कहानी से बड़ी कहानी ये है कि उस पिक्चर का मेन लीड कौन था पता? अभिषेक बच्चन और करीना कपूर। अच्छा। लॉन्च होने से पहले ये इतिहास पहली बार लोगों को पता चल रहा है कि जब मुझे लॉन्च किया गया, जब पहली म्यूजिक की अनाउंसमेंट आई थी तो उसमें था अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, म्यूजिक डब्बू मलिक। पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी उस वक्त। और फिर ना अभिषेक ने वो पिक्चर को किया ना करीना ने उस पिक्चर को किया, सेट बनने के बाद। अच्छा। कारण क्या है मुझे नहीं पता। सेट बनने के बाद आप सोचिए मुझे क्या शॉक लगा होगा। और उसके गाना रिकॉर्ड होने के बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि पिक्चर शेल्व हो गई। ये कहानी मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार अजय जायसवाल जी की इस पॉडकास्ट में बता रहा हूं। अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, डायरेक्टर सोहेल खान, स्पेशल अपीयरेंस सलमान खान, म्यूजिक डब्बू मलिक की अनाउंसमेंट फिल्म इन्फॉर्मेशन ट्रेड गाइड में आई थी। क्या बात है। और वो पिक्चर बंद हो गई। और दोस्ती का जो मेरा जो कनेक्शन था सोहेल खान के साथ, जब मैं सोहेल भाई के घर गया और जब मुझे ये पता चला, उन्होंने मेरा वो टूटा हुआ चेहरा देखा और उन्होंने मेरे ऐसे हाथ पकड़ा। इसलिए मैं कभी अपनी ज़िंदगी में सोहेल खान को नहीं भूल सकता, कभी नहीं। वो मेरे लिए मेरा बड़ा भाई है, मेरा फादर फिगर है, यस। मेरी माँ के स्वरूप है। हर एक दर्जा जो एक इंसान दे सकता वो है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बोला डब्बू मैं कोई तेरी ये पिक्चर नहीं करना चाहता, ठीक है, हम लोग नहीं बना पा रहे हैं ये पिक्चर, लेकिन मैं हीरो बनूंगा तेरे लिए। क्या बात। 1 साल में मेहनत करूंगा और मैंने दिल तुझको दिया लॉन्च करूंगा, टाइटल चेंज करके। ये पहली बार इस पॉडकास्ट में मैंने किसी को बताया, आज तक नहीं बताया। लेकिन वो 1 साल जो मेरा गुजरा था, वो हर एक दिन ऐसा लगता था कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा लॉन्च होने के बाद जब ऐसी चीज़ हुई, कारण मैं नहीं जानता, लेकिन खबर मुझे मिली, बिकॉज आई वॉज टू स्मॉल एज एन इन द इंडस्ट्री टू नो। लेकिन साहब मैंने दिल तुझको रिलीज हुआ, थोड़ा सा प्यार थोड़ा है, बाकी सुपर हिट हुआ, सुपर सारे गानों ने एस्टैब्लिश किया। उसके बाद मैंने 2006 या 7 तक मुड़ के नहीं देखा। 220-230 पिक्चरें साइन कर ली थी मैंने, एंड फिर उसके बाद अलग कहानियां बनती रहीं। और जैसा आप देख रहे हैं, हम इस वक्त पी रहे हैं कोको हाई का आइस कॉफे स्पेनिश लाते। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज खुश रहना है तो कोको हाई आइस लाते पियो और सारे गम को भुला दो। एंजॉय योरसेल्फ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी सुनने वाले लिसनर्स को कि डब्बू मलिक जो एक नाम है, इतना बड़ा नाम, आप अगर सोचें इनकी लेगेसी क्या है। अगर ये किसी नए सिंगर्स को अगर मौका दे रहे हैं तो ये उनकी खुशकिस्मती है। आज अभिसार श्रीवास्तव आज इस पॉडकास्ट में आए हैं और डब्बू जी का एक गाना जो उनके एल्बम से है, उनके लेवल से है, वो गाएंगे। और डब्बू जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नए बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अभिसार वो आप गाना जरा सुनाओ। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मेरी वॉइस को इतना अप्रिशिएट किया, उन्होंने ये सॉन्ग मुझे गाने के लिए दिया। नए लोगों को जल्दी इंडस्ट्री में लोग मौका नहीं देते। यस। बस सर ने इस काबिल मुझे समझा। थैंक यू वेरी मच सर। तो गाने के बोल कुछ इस तरीके से हैं, मैं अंतरे से शुरू करता हूँ। दीवाने की है ये दीवानगी, तुझ पे ख़त्म है मेरी आशिकी, तुझसे मोहब्बत मैं कर रहा हूँ, मुझको मिली जो इजाज़त तेरी हो, तू जो कह दे, जो तू कह दे, सुन लेंगे हर बात तेरी।
दिन भी तेरा होने लगा है, होने लगे हर रात तेरे। वाह, थैंक वाह, यू वेरी वाह, मच सर। बहुत खूब। और सर ने बहुत ये अच्छी सॉन्ग melody। इंस्टेंट जब मैं सर को मिला था, सर ने, हम टेबल पे बैठे और सर ने सामने सामने कंपोज किया और इतनी जल्दी उन्होंने इस गाने का लिरिक्स खुद ही लिखा। क्या बात है। वहीं पे बैठे बैठे मैं एकदम हैरान हो गया कि अरे ये तो फाइनल लिरिक्स एकदम डायरेक्टली उन्होंने लिख दिया। सो ऐसी थैंक यू वेरी ऐसी मच थोड़ी नाम सर। डब्बू में Thank लिखा है। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। ऑल द बेस्ट अभिषा, Thank you. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डब्बू जी, जब अमाल और अरमान ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो कईयों ने दबी जबान में बोला कि बच्चों के जरिए डब्बू जी अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बात सही है। अगर कहा भी गया है तो सही था कि मेरी एक फीलिंग थी, वॉइस थी। कभी कभी कोई ब्रांड जो होता है वो आगे चलता नहीं, हम्म, ठीक है, उसकी एक एक्सपायरी डेट हो जाती है। हम्म, तो मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, बहुत जल्द मुझे बहुत सारी चीज़ें, हम्म, तो कोई और इस चीज़ को सुनेगा तो उसको बुरा भी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि अमाल एज अ कंपोज़र एंड अरमान एज अ सिंगर कहीं कुछ क्रिएटिवली इतना अच्छा घर में काम कर रहे हैं कि इनका काम बहुत जल्द आ जाना चाहिए। हम्म, और मैंने मुझे याद है, एक गिटारिस्ट हैं, उनको मैंने बोला कि अरमान का एक गाना प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम्म, तो मैं अपने घर में था और मैंने बालकनी से अपना विंडो खोला तो मेरी एक गाड़ी पार्क रहती थी, एस्टीम 9660, मैं भूला नहीं। अच्छा, तो बोले गाड़ी यहाँ पार्क है, मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूँ, इस गाड़ी को बेच के एक एल्बम रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा, तो मेरा पोजीशन और स्टार स्टेटस बड़ा तगड़ा लगता था, मतलब चेहरे पे ऐसा लगता था वाह क्या बात है, करोड़पति आदमी है। और लोगों को पता नहीं था कि खस्ता हो चुकी थी हालत। एंड ये डाउन, कब की अप बात एंड है? डाउन, अप एंड डाउन, समय तो मुझे याद नहीं। अच्छा। और मेरे हिसाब से अरमान 15 साल का होगा। ओके, तो पहले तो मैंने गाड़ी बेच दी, हम्म, फिर मेरा एक इन्वेस्टेड घर था, उसको भी मैंने सेल पे डाल दिया। अच्छा, हाँ, और चला मुरारी हीरो बनने के लिए मैंने कैमरा, एक छोटा सा एक गोप्रो होता है वो हाँ। खरीद के, और पहले एक बहुत बड़े अच्छे गिटारिस्ट को, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनको हाईएस्ट लेवल की प्राइस दे करके मैंने अरमान का पहला गाना रिकॉर्ड किया। अच्छा, वो रिकॉर्ड होते ही हम लोग एक्साइट हो गए। अमल का म्यूज़िक, हम्म, अरमान की सिंगिंग, करते करते हमने 6-7 गाने रिकॉर्ड कर दिए। अच्छा, एक स्ट्रेच में। अच्छा, 6-7 गाने रिकॉर्ड कर दिए, और वो गाने एक्सीडेंटली, इसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो सीडी रिलीज़ या लॉन्च के लिए सलमान खान को इनवाइट करने के लिए वो अरमान, अमल, इन लोग चले गए महबूब स्टूडियो। अच्छा, और उनको पता था कि अगर पापा को बताएंगे तो वो हमें जाने नहीं देंगे इस तरह। तो बिन बताए मेरी वाइफ दोनों बच्चों को लेके महबूब स्टूडियो चले गए कि अरमान गा रहा है, अमल कंपोज कर रहा है। और वहाँ पर वो सीडी, जो स्क्रैच सीडी था, वो पहुँचा, और सलमान भाई ने उन गाने को वापस 20 सालों के बाद, कहानी वहीं से शुरू हुई, जो 2002 में हुआ था, फिर वो 2018 में 19 में फिर होने लगा। उन्होंने वो एल्बम सुना और बोला ये तो कमाल है, इसको तो फिल्म में डालना चाहिए इस म्यूज़िक को। तो उन्होंने वो 2 गाने एल्बम से निकाले और जय हो फिल्म में डाल दिए। हाँ, अच्छा, लव सॉन्ग तुमको तो आना ही था, और जय 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 हो टाइटल सॉन्ग। हाँ, वहाँ से बच्चों की एक ज़िंदगी स्टार्ट हुई। लेकिन ये जो सोच है मेरी कि मैंने उनको बोला कि इनको काम करना, वो खाली मेरी मैनिफेस्टेशन थी। मैंने बाहर जाके लोगों को बोला नहीं कि मेरे बच्चों को काम दे दो, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन मेरी थिंकिंग ये थी कि ये चलेंगे, लेकिन लोगों ब्रांड। को ऐसा लगा कि आप खुद ही स्टैब्लिश थे, बंद कर दिया इंडस्ट्री में। मैंने बंद कर दिया था, डब्बू मलिक का चैप्टर ही क्लोज कर दिया था, नो डाउट अबाउट इट। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि अमाल इतना अच्छा टेक्निकली साउंड प्रोग्रामर, अरेंजर है, और उसने करके दिखाया। और साजिद वाजिद के साथ, सलीम सुलेमान के साथ, संदीप चौटा के साथ, और ना जाने कितने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया, और उसने दिखा दिया कि वो बाहर जाके लोगों के साथ काम कर सकता है। और उसका ऑब्सेशन भी यही था कि पापा को संभालना है, पापा को टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि डैड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग।
मैं मानता हूँ अपनी हार को, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को कोई ये समझता हूँ कि मैंने कुछ बहुत ग्रेट काम किया, लेकिन मैं थोड़ा डिफेंसिव हमेशा से था और अपनी डिफीट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाला आदमी होता है ना, कि कोई अचीवर्स होते हैं, बड़े फाइटर्स होते हैं, तो मेरी कैलकुलेशन हमेशा रहती थी, मैंने सोचा कि नहीं होगा ये, और जो मैंने सोचा, जो मैनिफेस्ट किया था कि बच्चों के साथ ऐसा होगा वैसा ही होगा, सीधा जाके फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सिंगर अरमान मलिक, बेस्ट सिंगर अमाल मलिक, आज आवारापन की सक्सेस आप देख ही रहे हैं कि सुपर हिट सक्सेस, टाइटल सॉन्ग मेरे बेटे ने किया जो सबसे डिफिकल्ट था, अभी मैं तो गया काम से, ये अरमान ने रिलीज़ किया इसका सिंगल, तो उनकी दोनों की म्यूजिकल प्रोग्रेस जो है, जो उनकी क्षमता है, वो मुझे इंस्पायर करती है। और मैंने जो हमारे पापा ने नहीं किया वो मैंने किया, कि इनको ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन का पूरा ग्रेजुएशन कराया अमल को एज अ पियानिस्ट, इसने बॉस्टन स्कूल ऑफ अमेरिका में जाके इसने अपना संगीत सीखा, संगीत की तालीम आपने हाँ, तो मैंने बोला कि कल को कोई भी इंटरनेशनल आदमी आपके पास आए, आप ये नहीं कह सकते मुझे संगीत के बारे में पता नहीं है, चाहे वो 6 पार्ट राइटिंग की हो, प्रोग्रामिंग की हो, अरेंजमेंट की हो। आज रहमान साहब के साथ अरमान गाना गाता है, जेक्स बिजॉय का एक तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी गाना उसने गाया, आज अमल अरिजीत को गाना गवाता है, बड़े बड़े लोगों को, श्रेया घोषाल को गाना गवाता है। तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टूडियो में। मेरा जो एक्साइटमेंट है वो ये है कि मेरे बच्चे अकेले जाके स्टूडियो में काम करते हैं, मैं उनका एक टेलीफोनिक इंस्ट्रक्टर हूँ, बट मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं ना प्रोग्रामिंग में, ना मिक्सिंग में, ना अरेंजमेंट। वो मेरे पास आते हैं सिर्फ गाइडेंस के लिए कि ये कैसा लग रहा है, इसको क्या कुछ करना है, कुछ करना है, तो एक फाइनल सजेशन जो होती है एक फादर की वो करते हैं। तो मेरी एक्साइटमेंट ये होती है कि दे आर डूइंग इंडिपेंडेंटली एवरीथिंग। आज पूरी इंडस्ट्री को पता है, जब अमाल काम करने जाता है या अरमान सिंगिंग करने के लिए जाता है, तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ रहमान सर के साथ काम कर रहा है, मैं सर इसलिए बोलता हूँ बिकॉज रहमान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रहमान साहब के साथ काम करता है या थमन के साथ काम करता है, इंटरनेशनल जितने भी लोग आज कोलैबोरेशन कर रहे हैं अरमान के साथ सिंगिंग के अंदर, बड़े बड़े म्यूजिशियंस काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि वो जंग वो खुद लड़ते हैं और जाते हैं। तो कहीं ये जो मेरी फीलिंग थी कि ये बच्चे सक्सेसफुल होंगे और अपना रास्ता बनाएंगे, वो शायद कहीं सत्य बन के नज़र आ रही है। कभी ऐसा भी आपको फील होता है कि मलिक जो सरनेम है, इतना बड़ा सरनेम है, लेकिन उसके बावजूद जो इंडस्ट्री का एक चलन है, जो पावर ब्रोकर्स हैं यहाँ पे, जो अच्छे काम को भी ब्रेक लगाने में काफ़ी क्षमता रखते हैं, ऐसा कभी आपको ऐसा लगा कि आपके बच्चों के साथ ऐसा होता है? वो तो है पावर सर, नाम का और पैसे का और पोजीशन का पावर जो है, उसके अलावा इंडस्ट्री चल नहीं सकती। अगर स्टार पावर था तो ही मेरे बच्चों को अगेंस्ट ऑल ऑड्स बच्चों को काम भी मिला, उन्होंने नाम भी बनाए इन 10 सालों में। और पावर और नाम अगर है तो अगर वो चाहेंगे तो अमल अरमान को रोक भी सकते हैं कि इनके म्यूज़िक को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सो पावर और पैसा और सिस्टम जो है वो अपनी जगह में बहुत पावरफुल है और उसको आप रोक नहीं सकते, वो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, वो जो है अपनी आप में जगह है। अब उसके थ्रू आपको नेविगेट करना है और उसके थ्रू आपको अपना नाम बनाना है, अपने काम करना है। और फिर एक जो मेरी धारणा है कि आई बिलीव इन द कॉस्मिक पावर, फिर एक रूहानी ताकत होती है और ऊपर वाले की एक ताकत होती है जिसके आगे फिर शायद सबको झुकना पड़ता है। लेकिन आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स और पावर और पैसा और जो पोजीशन होती है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते लोग, ज़रूर करेंगे। अगर पावर होगा तो आपको 2 मिनट में फिनिश भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ये हो सकता है, दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। क्योंकि जब अरमान ने जब गाना शुरू किया था, सुपर हिट गाना, उसके बहुत सारे गाने सुपर हिट हैं, मतलब बोलने का कोई वही नहीं है कि उसकी जो काबिलियत है वो काफ़ी अव्वल दर्जे की काबिलियत है। लेकिन जो दर्शक हैं वो अरमान को और सुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि अरमान के गाने कम हो गए हैं। एक्चुअली ये उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज का टॉप म्यूजिक डायरेक्टर कौन है जो आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल है बहुत? आप नाम बता सकते हैं किसी का भी? तो प्रीतम दा है, रहमान साहब, प्रीतम दा को 25 साल हो गए, तो वो तो डिफरेंट स्टोरी है, वही चल रहे हैं अभी, नए में फिर अमाल है। तो आप समझो 20 म्यूजिक डायरेक्टर हैं आके, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आज के यंग जनरेशन के 20 म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हर कंपोजर गाना खुद गाना चाहता है,
आप थोड़ा एनालिसिस करिए ना। आज सक्सेस जो है वो एक सिंगर को मिल रही है। आज सिंगर सॉन्ग राइटर का ज़माना आ गया है। अमाल की वजह से अगर उसको 70-80 गाने मिले तो उसका बड़ा भाई था तो उसने उसको गाने दिए तो उसको वो गाने गाने का मौका मिला। लेकिन अभी कोई भी अपनी इक्विटी, चाहे कितना भी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हो, वो चाहेगा कि टूटा फूटा भी गाऊं लेकिन मैं गाऊं। और आज के ज़माने में कौन नहीं गा सकता, हर इंसान गा सकता है। तो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए 90% ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं वो खुद ही गाना गा रहे हैं अपनी पोजीशन बनाने के लिए। अरिजीत जैसा सिंगर आपको अगर आज देखेंगे तो लास्ट 2 सालों में कौन से 50 या 100 या 200 गाने उसने खुद ही मना कर दिया, मैं गा नहीं रहा, और रिक्वेस्ट कर रहा है नए सिंगर्स को आप गवाइए। यस, करेक्ट है। अब बात आई अरमान की, तो अरमान एक ऐसे टाइम पे सिंगर सक्सेसफुल हुआ जिस टाइम पे 90% ऑफ एवरी कंपोजर, एवरी अरेंजर, एवरीबडी इज मेकिंग देयर ओन सॉन्ग्स एंड सिंगिंग एंड बिकमिंग। सो 90% तो चाहेंगे नहीं कि अरमान को उनकी म्यूजिक की सक्सेस मिले। और डेफिनेट ये भी है कि अरमान उतना बड़ा नहीं है कि वो अरिजीत है। तो दोनों ही पहलू हैं। एक तरफ वो इतना बड़ा नहीं है कि वो अरिजीत इतना बड़ा सिंगर बन गया कि वो सबको ना बोलते। करेक्ट है। दूसरा पहलू ये है कि हर सिंगर, हर कंपोजर एक ही है, चाहे वो हिमेश रेशमिया हो। करेक्ट है। वो भी खुद ही गाते हैं 90% अपने गाने। एक दौर था उनका, अब वो एज अ कंपोजर गवा रहे हैं। तो आप विशाल मिश्रा को ले लीजिए, वो अनबिलीवेबल सिंगर खुद हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। तो वो किसी को अपनी ब्रांड इक्विटी क्यों देंगे? नहीं, तो आपके बोलने का मतलब है कि जो सिंगर है वही कंपोजर भी। मार्केट का सबसे, मेरा तो एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होता है सर, मेरा रिसर्च बहुत तगड़ा है। मेरे से तो बातें करोगे तो आपको 10 चीजें और वही बोला कि अभी आपको ऐसा ही आज लग रहा फीमेल सिंगर को मेल सिंगर का गाना नहीं देते, मतलब फीमेल सिंगर को नहीं गवाते। 90% तो बेचारी लड़कियां फेल हो रही हैं, उनको गाने कहाँ मिलते हैं? कौन सी बड़ी एक आध टुकड़ा मिल जाता है, 2-4। क्यों? अगर दुख का गाना है और फीमेल पे भी शूट हो रहा है तो भी मेल गा रहा है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सक्सेस स्टोरी है प्लेलिस्टिंग की। ठीक है। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक की सक्सेस ने ये चीज को चेंज किया है कि जसलीन रॉयल और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स, लोगों को इंडिपेंडेंट स्पेस में सक्सेस मिली और वहां से वो फिल्म के अंदर आए। करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको इतनी निपुणता नहीं है सिंगिंग के अंदर, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरीज बिकॉज वो रेलेवेंट है, उनका कनेक्शन हो रहा है यंगर ऑडियंसेस के साथ। और अरमान का क्या है, ही इज अ बॉलीवुड सिंगर, ही इज नॉट अ इंडिपेंडेंट स्पेस सिंगर। तो अब मुझे लगता है कि अरमान के लिए भी रास्ता वही निकल के आएगा कि ही हैज टू बिकम अ सिंगर सॉन्ग राइटर। वो साल में 3 गाने भी करे, अगर वो फिल्म में भी आते हैं और इंडिपेंडेंट में आते हैं तो उसको कंपोज करना पड़ेगा, या तो अपने भाई के साथ क्या कोलैबोरेटिवली उसको बनाना पड़ेगा कि वो फिल्म के अंदर आए। बाहर वाले 90%, जो 10% जो रेगुलर हैं, जो नहीं गा रहे हैं, वो तो देंगे एक आध गाना। आज अरमान ने कम से कम 12 गाने गाए हैं बड़े बड़े संगीतकारों के लिए। तो किस लिए गाए हैं? अगर उसको आता है तभी गाएंगे और वो चाहते हैं तो गाएंगे। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो देखेंगे हम। लेकिन मेरे सामने अभी फ्रेश न्यूज़ ये है कि उसने 10-12 बड़ी स्टार्कर्स के लिए गाने गाए हैं। अच्छा, इसमें म्यूजिक लेवल का इसमें क्या रोल होता है? वो भी कन्विंस करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर को कि सिंगर को लो, ऐसा कुछ है? ऑफ कोर्स सबके अपनी अपनी फेवरेट्स तो होते हैं ना। म्यूजिक लेबल चाहे तो 10 गाने आपके फिल्म के गवा के आपको सुपरस्टार बना सकता है और आपको हर फिल्म से निकाल के आपको जीरो भी कर सकता है। वो तो ताकत है, उस ताकत को आप डिनाई नहीं कर सकते। अपने अपना क्लिक है। कल ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, हनी सिंह ने कुछ ऐसा बयान दिया है कि कोई एक, मैंने आपसे कहा ना सर, क्या है कि इस दौर को नेविगेट करके निकलना पड़ता है। ये जो पावर है, ये जो सिस्टम है, इसके थ्रू अब आप किसी भी लेबल को आप क्रिटिसाइज करिए या किसी भी बड़े आदमी को क्रिटिसाइज करिए, उससे आपका फायदा क्या होगा? क्या बेनिफिट होगा? आप किसी को नीचा दिखाओगे या किसी को क्रिटिसाइज करो, उससे कुछ होगा तो नहीं। आपको तो इसी सिस्टम में काम करना है, इसी म्यूजिक की इंडस्ट्री में काम करना है, इन्हीं लोगोों के साथ करना है। Yes. रास्ते इन्हीं से बनाने हैं, तो डिनाई नहीं है। हाँ, कुछ सोच होनी चाहिए और अच्छे काम के आगे तो सब झुक जाते हैं सर। गाना सुपर हिट होगा, इंडिविजुअल गाना अगर इंडिपेंडेंट स्पेस में भी हो गया तो इंडस्ट्री फिर आपके पास आ जाएगी। उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा। तो ये आपके बोलने का मतलब और मेरे समझने की जो क्षमता है, इसके लिए ही आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक हर आर्टिस्ट अपना कर रहा है और अपना
करना ही चैनल पड़ेगा, खुद ही बना रहा खुद है, ही ब्रांड बनना पड़ेगा। खुद ही ब्रांड बनना पड़ेगा। अब जैसे MWM एंटरटेनमेंट है, इस MWM एंटरटेनमेंट में मेरी कोशिश ये है कि जो पहला पड़ाव है, जो पहला लेवल है, उतना सपोर्ट तो मैं अपने नए सिंगर्स को, नए कंपोजर्स को, नए लिरिक्स राइटर्स को, नए डायरेक्टर्स को, नए एडिटर्स को दे सकता हूँ अपने लेवल पर, कि भाई आपकी कहानी शुरू होने में मेरा एक आपका साथ होना चाहिए, आप कर लो, फिर उसके बाद आपकी अपना कैरियर है। जैसे अभी शहजाद अली है, उसका अर्लीस्ट सॉन्ग्स और उसका अर्लीस्ट ब्रेक जो, हालांकि वो मेरे को इतना कॉम्प्लीमेंट देता नहीं, शहजाद अली अगर सुन रहे हो तो उनको वो रात नहीं भूलनी चाहिए थी कि जब वो मेरे स्टूडियो में आए थे, और कैसे आए थे उनको पता रहना चाहिए, और कैसे उनको मैंने सहारा दिया था इस बॉम्बे शहर के अंदर, और कैसे सपोर्ट किया था, तो भूलना नहीं चाहिए उनको, ये याद रखना चाहिए। केवल शहजाद अली नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं, कोई मैं भी नया अभी singer है। करंट फ्लेवर है ना, तो उनको उस चीज़ को भी याद रखा, तो उसको भी मैंने पहला गाना गवाया मेरे यहाँ पे बुला के, MWM एंटरटेनमेंट में मेरे सेशंस होते तो मैं उसको बुलाता था, फिर टैलेंटेड आदमी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई टैलेंटेड बंदा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और फिर उसकी किस्मत है, हम किसी की किस्मत लिख नहीं सकते, लेकिन मेरा इतना है कि मैं MWM एंटरटेनमेंट से पहला जो पड़ाव होता है, जो पहला प्लेटफॉर्म होता है, वो मैं दे सकता हूँ आपको। और मेरी इतनी बड़ी तो पोजीशन है नहीं, एक छोटा सा लेबल हूँ, एक छोटा सा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, और अपनी फैमिली का जो भी मुझे सपोर्ट मिलता है उसमें लोगों को सपोर्ट करता हूँ विदाउट गेटिंग फीलिंग कि भाई हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, मेरा क्या फ़ायदा उसमें। मैंने अपना लेबल बनाया है कम्युनिटी के जैसे, और अच्छा काम करने की कोशिश है, और अभी तक मैंने बहुत अच्छा काम किया नहीं है, अब तो मेरा करना बाकी है। MWM म्यूजिक लेवल जो कि डब्बू मलिक जी का है, आज उसके बहुत टैलेंटेड सिंगर्स आज हमारे शो पे आए हुए हैं। एक सिंगर से और मैं रूबरू आपको कराता हूँ, नाज औलख, प्लीज कम। थैंक यू। तो अब सर का एक गाना, आप जो इनके लेवल में रिकॉर्ड हुआ है, तो एक गाना हो जाए। सबसे पहले मैं डब्बू सर का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। सर ने संगीत के सफ़र में बहुत कुछ सिखाया हमको, जी। और एक अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं वो भी सीखा। और मुझे लगता है कोई भी कलाकार तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक वो अच्छा इंसान नहीं, यस, कितना भी वो टैलेंट। यस। तो सर से हमने बहुत सारी सफ़र में चलने की अच्छी बातें, म्यूज़िक क्या बात है। के बारे में बहुत कुछ सीखा, और शुक्राना है सर का बहुत बहुत। और MWM का थैंक्स, सर ने मेरा गाना सजना तेरे बिना रिलीज़ किया। तो सर के लिए इतनी बातें, शायद 2 लाइनें मुझे याद आती सर को देख के, कि तेरा चर्चा करे जुबां मेरी, इतनी औकात है कहाँ मेरी। ओहो, तो मैं सर के लिए क्या बात ये है, इससे वाह, वाह। ऊपर माहौल बना दिया आपने। सजना तेरे बिना जीना लगे बुरा, धड़के न दिल मनावा किस तरह, मैं जिया या मरा, दस दे मैं की करा, मैं जिया या मरा, सब तेरी मर्जियां। 2 पला विच तोड़ के तो यारियां चंगियां, दे गया खारे हंजो छिल गई अखियां। तू गहरा दे नाल दिल दियां डोरियां रंगियां, सोहणिया मेरे नाल तू ना कीतियां चंगियां। सोचे दिल मेरा तेनू देवां पुला, यादां नू पर पुलावां किस तरह, मैं जिया या मरा, दस दे मैं की करा, मैं जिया या मरा, सब तेरी मर्जियां। वाह वाह थैंक यू सो मच सर। सर, क्या बात है सर। तो सर अभी सुना आपके टैलेंट को, और बड़ा ही बेहतरीन जी। आप ये जो काम कर रहे हैं ना, दिल से दुआ है आपके लिए
कि ये बहुत ऊंचाई तक आप ले जाएं, और ये जो सिंगर्स हैं जो अपनी कलाकारी जो लेके आ रहे हैं आपके समक्ष, और आप उसको तराश रहे इतने बखूबी, और इंडस्ट्री को नई वॉइस सुनने को मिलेगी, और आप खुद इतने गुणी हैं, तो फिर सर मैं ये वर्ड गुनी को तो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं नेचुरलिस्ट हूँ और खुदा दहादा है मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं, और मैं बड़े अच्छे टैलेंटेड लोगों से मिलता हूँ तो मैं खुद इंस्पायर होता हूँ। और आने वाली जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई का जो रैम्पेंट यूज़ हो रहा है, एआई बहुत बड़े लेवल पर इन्वेट कर रहा है म्यूज़िकल इंडस्ट्री को। प्रोग्रामर्स अरेंजर्स के काम, जो रेफरेंस ट्रैक्स या स्क्रैच ट्रैक्स बनते थे, अब प्रोग्रामर्स अरेंजर्स को मतलब चैलेंज फेस कर रहा है। एआई में आप प्रॉम्प्ट डालो, सुनो, एआई पे डालो और आपका गाना बन के आ जाता है। हालांकि उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं आती है, वो रिकग्नाइज हो जाता है कि एआई की आवाज़ है, एआई के सिंगर है। लेकिन क्या है कि बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जिससे बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। और एक कंपोज़र के लिए भी, और एक राइटर के लिए भी, एक प्रोग्रामर अरेंजर के लिए भी एक चैलेंजिंग फैक्टर ये हो गया कि कोई एक ऐसा टूल है जो सब कुछ आपको करके दे सकता है, अरेंज भी कर सकता है, मिक्स भी कर सकता है, मास्टर भी कर सकता है। वो एक ह्यूमन एलिमेंट है। इसलिए मैं यंगस्टर्स को कह रहा हूं कि अभी आप लोग एक गिटार और एक वॉइस के साथ, एक तो आपको संपूर्ण म्यूजिशियन होना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ पर्सन जिसके अंदर एक गिटार बजाने की क्षमता होनी चाहिए, पियानो अरेंजमेंट एंड ऑल दैट। जितना सीख सको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हेल्प। और एक नेकेड वॉइस में, सिर्फ एक आवाज़ में लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। गिटार लो या एक पियानो लो, ज़्यादा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तो डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन प्योरिटी के साथ अपनी आवाज़ लोगों तक पेश करो, या बेसिक हारमोनीज के साथ पेश करो। रियल ऑडियंस जो है अब वो रियलिज्म को पहचान रही है, रियल टैलेंट को पहचान रही है। जैसे आपने नाज अलग को सुना, राही अली को सुना, अभिसार को सुना, ये नेचुरल तरीके से विदाउट एनी सपोर्ट इन्होंने गाया है। ठीक है, मैंने ट्रैक भी नहीं बजाया, दिल से गाया। और मुझे यकीन है कि जैसे वो गा रहे थे, जिन लोगों ने भी इसको, जितने लोग भी देखेंगे इस पॉडकास्ट को, अगर उसमें से 50 लोग भी इससे कनेक्ट होते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग ये मार्केटिंग के टेंशन से और व्यूज के टेंशन से और प्लेलिस्टिंग के टेंशन से अपना म्यूजिक बनाना मत, डोंट गेट इंटिमिडेटेड, डरो मत। अगर 700 लोग जेन्युइन हैं और 700 लोगों ने आपका गाना सुना है, आप खुश रहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्टारडम और आपकी ब्रांड बढ़ती जाएगी, ये सब टैलेंटेड लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके रास्ते खुद बनते जाएंगे। सो बिल्कुल हताश नहीं होना है, कभी नंबर्स से ज़्यादा डरना नहीं है। बहुत सारे लोग मार्केटिंग को लेके डरे हुए हैं कि सर हमारे को तो 5000 व्यूज़ मिले, 10,000 व्यूज़ मिले हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं और अरमान जब हमने अपना पहला गाना रिलीज़ किया था, तो हम लोग 756 व्यूज़ के ऊपर दोनों बाप बेटे बैठे रहते थे। यार कोई देख ही नहीं रहा हमारा गाना, 785 में रुका हुआ है। तो हमने वो सब दौर देखे, और सब आर्टिस्टों को उस दौर से गुजरना पड़ता है। एंड मैं समझता हूँ कि आज ज़्यादा डरते हैं लोग, बोलते हैं हम एल्गोरिथम को ब्रेक नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो जो ब्रेक कर रहे हैं उनको गाना नहीं आता, ये दूसरा पहलू है। ठीक है, जिनको करोड़ों फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं, वो खुद गा नहीं सकते। इसका मतलब नहीं है कि टैलेंटेड लोग नहीं सक्सेसफुल हैं, वो भी है। तो दोनों पहलू हैं आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में। बट किसी भी लेवल पे अपना काम करे जाओ, जितना सीख सको सीखो, और जितना अपने आप को अपने काम के प्रति जितनी आप जेन्युइन तरीके से आप अप्रोच करोगे, वो चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी तो मैं समझता हूँ कि कॉस्मिक पावर है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। डब्बू जी, आपकी जो ये अपनी ज़िंदगी की जो पूरी यात्रा है, अगर उसको अगर हम एक गाने के रूप में अगर देखें या कोई राग, तो वो उदासी का होगा, ठहराव का होगा, या फिर एक उगते हुए सूरज के समान होगा? मेरा एक गीत है जो मेरी पहली पिक्चर से है, जो हमारी पूरी फैमिली का एक डेफिनेशन है कि ज़माने में सभी को मिलते हैं गम, तुम न घबराना, यहाँ हर रात की सुबह है हमदम, तुम न घबराना। क्या बात है। वैसे भी रात जब घनी हो तो सवेरा तो होना ही है,
और उसको कोई रोक नहीं सकता है, सूरज को तो कोई रोक नहीं सकता है। मेरे पापा का एक बहुत सैड सॉन्ग था, जब वो कभी कभी याद आती है वो शाम उनकी खामोशी की, तो वो एक गीत गाते थे, बड़ा सैड था वो, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहा कि वो गाते थे एक गाना, कौन आएगा यहाँ किसके लिए आएगा, ऐसे वीराने में आया भी तो क्या पाएगा, कौन आएगा यहाँ किसके लिए आएगा। क्या बात है। तो उनकी सैडनेस इस गाने में अब मेरे को हमेशा मेरे दिल में वो आवाज़ गूंजती है, और हर पल मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही हैं। आपकी आंखें नम हो रही हैं। मैं यही आपको रोकना चाहूँगा, और जब डैडी की बात हो ही रही है तो मैं डैडी के लिए एक कुछ पूछना चाहूँगा। जब बिग बॉस में अमाल थे तो उन्होंने बताया था कि एक गाना उन्होंने बनाया था जो इमरान हाशमी उसमें थे, वो मेरे ख्याल से सिंगल था, उन्होंने अपने दादाजी को डेडिकेट किया था। मैं चाहूँगा कि अगर आपको याद हो तो 2 लाइन अगर आप सुनाना चाहें तो। इस गीत को हम अपने पापा को डेडिकेट कर चुके हैं ऑलरेडी सो मेनी शोज में, यस और मैं गलत शब्द ना गाऊं इसलिए मैं लिरिक्स देख रहा हूँ, जी। तो बड़ा अच्छा है ये कि किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना। पापा जी, my dad, Shri Sadam Malik, wherever you are, you'll always be in my heart. Your music is what makes us keep alive. I love you so much. जो सफलता की परिभाषा आपने 25 साल में लिखी थी, आज 50 पार पहुंचने के बाद क्या वही या कुछ बदल गई? आज किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा है, और मैं अपनी इन बच्चों की जो भी संगीत की सक्सेस है उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया है। और एक बच्चा जिसको एक गिफ्ट मिल जाए, यस, नायाब गिफ्ट मिल जाए, तो मेरी खुशी की तो मैं उसको बयां नहीं कर सकता। हर एक गीत मेरे लिए एक बहुत बड़ा सुकून का वैल्यू रखता है, हर एक सक्सेस, हर एक गाना, और एक छोटे से बच्चे की तरह जो एक छोटे से म्यूजियम में पहुंच जाए और उसे चारों तरफ ही दिखे कि अरमान गा रहा है, अमल का संगीत सक्सेसफुल हो रहा है, तो मैं खुश होता रहता हूँ। और एक फादर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं क्या है। बात। तो मुझे, अगर लोग ये समझते हैं कि आपने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए था, आपने सब छोड़ दिया, मेरे अपने पराए सब, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते हैं, तो अभी मेरी जो खुशी है, अभी जो मुझे खुशी मिलती है, मुझे दूसरों की सक्सेस में मिलती है। और चाहे वो मेरे बच्चे हों और आने वाली जो जनरेशन जो सक्सेसफुल हो रही हैं और जो काम कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर देता हूं तो आई थिंक मेरे लिए सक्सेस वो है। अब मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि मैं ये सोचूंगा जी मैं अकेला ही कॉन्कर कर सकता हूं, और मैं आर्टिफिशियल खुशियां ढूंढता रहता हूं। चाहे मैं अंदर से कितना भी सैड हूं या कुछ भी हूं, मुझे तो बस ये है कि किसी तरह मैं कुछ खुशियां बांट सकूं और खुद खुश रह सकूं और किसी के लिए अच्छा कर सकूं, कोई मेरे लिए अच्छा करे। जैसे मेरे दिन भर यही, मेरे जितने सिंगर्स हैं, जितने भी मेरे कनेक्ट्स हैं, जो भी हैं, सब लोगों को बोलता हूं कि मेरे लिए 80% चॉकलेट लेके आ जाओ, किसी को बोलता हूँ तुम्हारा जूता बहुत अच्छा है, तुम वो लेके आ जाओ, तो मैं उसी में खुश हूँ। तो लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर भी होकर भी करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी खुश नहीं है। तो मैं शायद, अगर आप परिभाषा सुनो तो मैं खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढता हूँ। जैसे कि अब जो मुझे खुशी हो रही है वो इस खुशी हो रही है कि मैं इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ कोको हाई का, ठीक है, और मैं कोको हाई स्विस चॉकलेट को खुद ही प्रमोट कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं पेड हूँ या अनपेड हूँ, बट हैव कोको हाई एंड गो ऑन अ हाई।
क्या बात। अब हम आपके साथ कुछ रैपिड फायर हाँ चलिए, कुछ करेंगे जो रैपिडली करिए अभी एकदम फटाफट करेंगे। अनु मलिक का भाई होना या अमाल अरमान का पिता होना, किस पहचान ने आपके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे ज्यादा खोले? डेफिनेटली अमल अरमान के पापा। आज भी बिग बॉस के अंदर जब मैं गया और मैं चीखा चिल्लाया, हाँ। आज वो एक एपिसोड और एक शो की वजह से जितनी पॉपुलैरिटी मुझे मिली सारी जिंदगी में नहीं मिली। उस शो ने मुझे बहुत पॉपुलर किया और सलमान खान जी ने होस्ट किया था वो शो, उनके साथ रूबरू में था और अपने बेटे को इतनी बड़ी सीख दी, ये चिल्लाया चीखा। आई थिंक इट वाज वेरी एक्साइटिंग। तो अपने बेटों की सक्सेस के अंदर मुझे हैप्पीनेस और पहचान ज़्यादा मिली। क्या बात है। बॉलीवुड का सबसे बड़ा ओवररेटेड ट्रेंड, रीमेक कल्चर या ऑटो ट्यून? ऑटो ट्यून से आप भाग नहीं सकते। एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन ये है कि हमारे ज़माने में या पुराने ज़माने में जब गाने होते थे, मैंने किसी को बताया, उसमें सारे म्यूजिशियन, सारे लोग एक लेवल पे ट्यून होते थे ऑर्गेनिकली, सारे के सारे, ठीक है। सिंगर को भी उन्हीं सुरों को सुनना पड़ता। लेकिन आज के दौर में डिजिटल बेसुरा तो हो ही नहीं सकता ना, वो 440 पे इतना इंटैक्ट है। और ह्यूमन एंगल अगर आपको उससे मैच करना है तो आपको ऑटो ट्यून थोड़ा बहुत यूज करके उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दैट ऑटो ट्यून इज इंपॉर्टेंट। फिल्म इंडस्ट्री का वो एक कड़वा सच जो हर नए कलाकार को आने से पहले पता होना चाहिए? कि डिफिकल्ट है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल है। और आपके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने 35 साल सरदार मलिक का बेटा होकर गुजार दिया, अनु मलिक का भाई होकर गुजार दिया, और अब अमल अरमान के पापा हूँ मैं, लोग इस तरह जानते हैं। तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की पहचान बनाना इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्टारडम जो होती है वो कहीं किसी एक नक्षत्रों में लिखी होती है। आपका सूर्य स्ट्रांग होता है या वीनस स्ट्रांग होता है तो आपको वो चीज़ मिलती है। मैंने ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को देखा है जिनको सुपर सक्सेस नहीं मिली। और दोनों चीज़ें हैं, एक राइट एटीट्यूड और आपका स्ट्रांग डेस्टिनी, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन सक्सेस होता है। आपका बनाया कोई एक गाना जिसे आपको लगता है कि लोगों ने सही क्रेडिट या प्यार नहीं दिया? ऐ चांद खूबसूरत, ऐ आसमां के तारों, तुम मेरे संग ज़मीं पर थोड़ी सी रात गुजारो, थोड़ी सी रात गुजारो, कुछ अपनी तुम कहो, कुछ तुम मेरी सुनो, कट जाए ये सफर, तरर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 
शांत खूबसूरत। अभी लोगों को शायद उसकी थोड़ी पहचान बन रही है, लेकिन मेरा फेवरेट गाना था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है। अब अमाल और अरमान के लिए है, ज्यादा नखरीला और जिद्दी कौन है, अमाल या अरमान? अमाल। आपके एक्टिंग से रिलेटेड एक सवाल है, अगर उस वक्त बी आर चोपड़ा की महाभारत के बाद एक्टिंग नहीं छोड़ते तो आज डब्बू मलिक कहाँ होते? वो उस टाइम पे मैंने कैलकुलेट कर लिया था। मुझे आई थिंक कहीं ये फीलिंग आने लगी थी कि मुझे इंडस्ट्री कैरेक्टर आर्टिस्ट बना देगा, और संगीत की जो दुनिया है वो उसमें पोजीशन आपकी एज अ म्यूजिशियन होगी और म्यूजिक डायरेक्टर होगी, तो आप जूनियर आर्टिस्ट या कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बनेंगे आप। करेक्ट है, वो मुझे बनना नहीं था। और मैं समझता हूँ कि मेरे दिल के अंदर ये कोई भी ऐसी पैशन या ख्वाहिश नहीं थी कि मैं किसी भी तरह लड़ झगड़ के कैसे भी करके मैं चला जाऊँ। तो वीकनेस मेरी थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। और म्यूजिक मुझे थोड़ा सा पावर दे रहा था, हैप्पीनेस दे रहा था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं 5 मिनट में जो काम कर सकता हूँ उसके लिए मुझे ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत नहीं एज एन एक्टर, क्योंकि एक्टिंग का काम बहुत डिफिकल्ट है और बहुत हार्ड वर्क उसमें रिक्वायर्ड है। मेरे लिए म्यूजिक मेरा सेकंड नेचर है। एक्टिंग की बात हो ही रही है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाजीगर जो कल्ट क्लासिक आज के दौर में उसको गिना जाता है, और उसमें शाहरुख खान के साथ आपका बड़ा अच्छा फाइट सीन था। हाँ, बड़ा अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी ऐसी हुई थी कि आपके रोल को लेके कुछ कट गया या कुछ ऐसा हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरी थिंकिंग ये है कि शायद मेरे पे एक गाना शूट होने वाला था जो पंकज उदास जी ने गाया था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि शायद वो मुझ पे और शिल्पा शेट्टी पे एक सीक्वेंस में शूट होगा। वो गाना था फिल्म में? फिल्म में नहीं, ऑडियो कैसेट में था, फिल्म में नहीं था। तो वो गाना आया, लेकिन उसको फिर विनोद राठौड़ ने गाया और फिर वो सिद्धार्थ और कजोल पे शूट हुआ। तो मुझे लगता है कहीं मेरी पोजीशनिंग ऐसी थी कि शायद हो सकता था कि मैं सेकंड लीड एक्टर हूँ। छुपाना भी नहीं आता? छुपाना भी नहीं आता, तो वो वैसा हुआ नहीं।
बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मुझे लगता है कि शायद वही मेरी डेस्टिनी में था और वैसा हो गया। तो कंट्रोवर्सी तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये बोलूं कि भाई मेरे को सुनाया कुछ और हुआ कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। जो मुझे सुनाया था उतना ही था, सिर्फ ये गाना अगर मुझ पे हो जाता तो मेरी पोजीशनिंग बेटर हो जाती। ओके फाइन। बॉलीवुड का वो एक म्यूजिक लेबल या डायरेक्टर जिसके साथ काम करके आपको सबसे ज्यादा सिर दर्द हुआ? सिर दर्द हुआ? नहीं नहीं, मेरे को किसी से कोई सिर दर्द नहीं है, मैं ऐसा कंफर्टेबल आदमी हूँ। आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम गाने अपने घर से निकलते और स्टूडियो तक पहुंचते पहुंचते बनाए हैं। अच्छा। मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मैंने वो बहुत बैठे हैं गुरुजी की तरह और गाने बन रहे हैं ऑल दैट। मैं तो किसी की मुस्कुराहट पे गाने बना दूं, किसी से मुलाकात करते हुए गाने बना दूं, किसी के स्टाइल में कांधा रखते हुए गाने बना दूं। तो मेरे को तो कभी किसी के साथ, मेरे को जो डायरेक्टर मिले उन सब ने मुझे सर पे चढ़ा के रखा था। ओके फाइन। आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उससे रिलेटेड एक सवाल है कि ए आर रहमान की रूहदार मेलोडी या प्रीतम के हिट डांस नंबर्स आपको बतौर कंपोजर क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? सी, प्रीतम इज़ अ सक्सेस स्टोरी, बहुत कमाल की है, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं अभी स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि एज एन इंडिविजुअल मैं रहमान साहब की साउंड प्रोडक्शन और उनकी क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। मुझे लगता है कि उन्होंने नया डायमेंशन और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन ग्लोबल फाउंडेशन ए आर रहमान ने हमारी इंडस्ट्री को दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कि इज अ ग्रेटर प्रोड्यूसर देन कंपोजर एंड ऑल दैट। मैं उस चीज़ को नहीं मानता। मुझे लगता है कि उनका लेवल ही कुछ अलग है, उस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ओके। अब एक शब्द में आपको जवाब देना है, अन्नू मलिक, एक ही शब्द में, आउटस्टैंडिंग। म्यूजिक माफिया। सर, मैं अपने आप को खुद इतना स्ट्रांग समझता हूँ कि ये जितने भी दिग्गज लोग हैं, जितने भी स्ट्रांग लोग हैं, उनको 2 बार तो खाली मेरे को देख के या मेरा नाम सुन के सोचना पड़ता होगा कि वो कुछ यूज़ करेंगे मेरे अगेंस्ट। तो अपने आप में ये जवाब है, डजंट वर्क। मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर दूं तो उस लाइन को कोई भी क्रॉस नहीं करता, नॉट पॉसिबल। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म है डेफिनेटली, और एक डॉक्टर का बेटा, बाप अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट बनाता है। तो इस इंडस्ट्री में भी अपने बच्चों को पहले लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूज़िक के अंदर। आपकी पूरी जिंदगी पे अगर एक गाना बने तो उसका पहला बोल क्या होना चाहिए? पूरी जिंदगी में? यस। ओह वाओ। हाँ, एक ही शब्द है, मुस्कुराते हुए जीवन काट दो, खत्म। क्या बात है। मलिक परिवार की रसोई का वो कौन सा खाना या डिश है जिसकी खुशबू आपको सीधे अपने बचपन और सरदार मलिक के उस दौर में लेके जाती है? सी, माय मदर बिल्किस बेगम जो थी वो बहुत अच्छी कुक रही अपने ज़माने में, और एज अ मदर आई थिंक उनके हाथ की बनाई हुई हर एक डिश मुझे याद है, चाहे वो सफ़ेद उड़द की दाल प्याज के साथ हो, क्या बात है। या उनके हाथ से बनाया हुआ मटन हो, उनके हाथ से बनाई हुई मेथी की सब्ज़ी हो, या उनके हाथ से बनाई हुई रोटी। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनका बेटा था और उन्होंने अपना सारा ज़िंदगी, सारा जीवन अपने बच्चों के नाम कर दिया। और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली पर्सनालिटी थी मेरी माँ की। और आज मैं चलते फिरते उठते जगते, जैसे अभी भी यहाँ बैठा हूँ मैं, तो मेरे आसपास मेरी माँ की एंजल्स दिन भर रहती हैं, वो मेरे साथ ही चलती हैं। बहुत करीब हैं आप। बहुत। और वो उनके जैसा तो खैर हर बेटे के लिए होगा शायद, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, बहुत। एंड वंडरफुल वंडरफुल। आपकी नज़र में सबसे बढ़िया कुक कौन है, आप, अमाल या अरमान? आई एम द बेस्ट कुक इन द फैमिली। लॉकडाउन में मैंने काफ़ी कुछ अपने बच्चों के लिए कुकिंग सीखी। अच्छा। सो लोगों ने मुझे चैलेंज किया कि आप रोटी नहीं बना पाएंगे, तो मैं पहले इंडिया का मैप बनाता था, उसके बाद एकदम राउंड रोटियां भी बनने लगी। सब कुछ मैंने किया, मैंने चिकन बनाया, मटन बनाया, फिश बनाया, दाल बनाई, सब्जी बनाई। एक चीज़ नहीं बनाया गोभी। मुझे समझ ही नहीं आया कि गोभी कैसे बनती है। अच्छा। बाकी मैंने सब बनाया। एंड पूरा दिन में 3 बार मैं खाना अपने बच्चों के लिए बनाता था। अच्छा। मुंबई का वड़ा पाव या दिल्ली की चाट, आपका दिल किस पे ज़्यादा आता है? ओके, बट एक्चुअली आई डोंट लाइक एनी ऑफ देम, ना बड़ा पाव ना दिल्ली की चाट, मुझे पसंद नहीं है। किसी ज़माने में स्ट्रीट फूड मेरे को पसंद नहीं था। मैं हमेशा से मुंबई सैंडविच का मैं फ़ैन हूँ। अच्छा, जो यहाँ पे हाँ, मुंबई सैंडविच का वो मैं खाता हूँ। अब बारी है MWM के एक और उभरते हुए सिंगर से मिलने की। आइए
उनका स्वागत करते हैं राही अली। प्लीज कम। क्या गाना गाने वाले हैं राही? मैं अभी सर ने बहुत अच्छा मुझे गाना दिया है, वो आपको मैं पेश करना चाहता हूँ। डब्बू सर ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, मैं उनको सर नहीं बोलूँगा, मैं उनको डैडी बुलाऊँगा, क्योंकि डैडी ने मुझे बाप बेटे का रिश्ता दिया है। हाँ, मैं जब आया तो अंकल भी Yes, आप बता yes. रहे थे। तो और मुझे छोटा अरमान मलिक बोला है इन्होंने, तो क्या बात मैं अपना हक समझकर मैं इनको डैडी बुलाऊँगा। और हम लोग 2 साल पहले मिले थे सैलून के अंदर, तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था सैलून के अंदर, तो मुझे पता नहीं डब्बू डैडी बैठे हैं बाजू में, अच्छा। तो वो सुन रहे होंगे। तो हम लोग बाहर आए, तो मैंने कहा हाय सर कैसे हैं आप? अरे हाउ आर यू बेटा, कैसे हो? मैंने कहा अच्छा हूँ मैं। तो सर ने बोला आप गाते हो? मैंने कहा हाँ जी सर मैं गाता हूँ। तो सर ने बोला कि मेरा नंबर लो और एक दिन मेरे लिए ज़रूर गाओगे आप। क्या बात है। तो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि इतने साल की बाद सर ने मुझे बुलाया है और सर ने याद किया है मुझे। मेरी इससे बड़ी कोई बात नहीं है मेरे लिए। बस तब आप ताउम्र इस बात को याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ आपके यस सामने। प्लीज सुनाइए। ये दिल आज तुमसे कह रहा है, आंखें भी नम है, नाराज हो तुम, मेरी ये आवाज सुन लो। वाह। ये दिल आज तुमसे कह रहा है, वाह। आंखें भी नम है, नाराज हो तुम, मेरी ये आवाज सुन लो। दिल आज तुमसे वाह। कह रहा है। बहुत खूब। जब तक मेरे साथ डैडी हैं मुझे कोई चिंता करने की वो नहीं सही है। बात है। एक पिता का हाथ होना सर पे, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ हैं डैडी। थैंक यू सो मच डैडी। डब्बू डैडी। मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि बाप बेटा का रिश्ता दिया है मुझे, और छोटा अरमान बोला है मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी आपने सुना राही अली को, और आज डब्बू जी की जो कंपनी है जो कि बड़ा ही अच्छा काम कर रही है, नए सिंगर्स को मौका दे रही है, जो कि बहुत कम इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो उभरते हुए सिंगर को, लिरिसिस्ट को, म्यूज़िक कंपोजर्स को मौका देते हैं, और डब्बू जी ये बहुत बड़े दिल का काम कर रहे हैं। तो आज हम इनके कंपनी के 3 बेहतरीन सिंगर से मिले हैं, और मैं डब्बू जी से ये गुजारिश करूँगा कि अब हम जब अगला पॉडकास्ट करें तो इनकी कंपनी के और भी सिंगर हमारे पॉडकास्ट में आए और अपना जलवा बिखेरें। डब्बू जी। Hi, this is Dabbu Malik, and you are watching me on the podcast with Mr. Ajay Jaiswal, and it is called फलसफा। फलसफा का मतलब ये है कि बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। पहला एक ऐसा शो है जिसमें मैंने बड़े दिल से बात किया है, तो मत भूलिएगा देखने के लिए फलसफा बाय अजय जायसवाल। एंड दिस इज डब्बू मलिक साइनिंग ऑफ। मे गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी गाइस। उम्मीद है आपको ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।